सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पवन सीरीज है, नया पवन सीरीज 2024 संस्करण, उसके सभी प्रश्नों को सॉल्व मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। और इसमें बहुविकल्पीय में करा चुका हूँ और अति लघुत्तरी के 2 पार्ट में प्रसंख्या यहाँ तक आपके 52 तक, लास्ट टाइम हमने कहां तक 52 क्वेश्चंस तक देख लिया था और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपके क्वेश्चन नंबर 53 से। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपने पिछली क्लासेस तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने के लिंक को आप क्लिक करोगे तो वह मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस होती हैं और इस प्लेलिस्ट में आपके थर्ड सेमेस्टर मैथ का यह प्लेलिस्ट है। इसमें थर्ड सेमेस्टर के मैथ के जितनी क्लासेस हैं वह आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहे जो चैप्टर वाइज मैंने पढ़ाया है वह क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज। और उसके बाद आपको राजन सीरीज 2024 संस्करण नया वाला मैंने पूरा सॉल्व कराया है। पवन सीरीज में पूरा सॉल्व कराऊंगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने करा रखा है, मास्टर क्लास ले रखा है। तो इतनी तैयारी अगर आप कर लेते हैं राजन पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, तो आप 25 में 25 स्कोर करके आओगे। यहाँ पे मैं क्लासेस को इस तरीके से लेता हूं कि आप भी प्रैक्टिस करते हुए चलें। इसीलिए इस फॉर्मेट में मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं ताकि आप भी प्रैक्टिस करते हुए सॉल्यूशन देखते हुए चले। एक इंटरेक्टिव मैनर में आप अच्छे से चीजों को सीख पाए कम समय में। पता है आपको कि मैथ में सबसे अधिक बैक लगती है, तो ये बैक का सिलसिला हमको खत्म करना है। देखिए आप सभी के लिए ये हमेशा क्लासेस अवेलेबल है। आप सभी तक इन क्लासेस को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और लोगों तक ये क्लासेस पहुंचे और कम समय में बेहतर तैयारी सब लोग कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप चीजों को समझ गए हैं। इसी तरीके से आपको चैनल पे सभी विषय पढ़ाए गए हैं। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्रम से सारी चीजें उपलब्ध हैं, बस आपको समय निकाल के पढ़ना है। लास्ट जो चीज जो आपको करना ही करना है, देखिए अगर आपको परीक्षा में अंक प्राप्त करने हैं तो आपको खुद बैठना पड़ेगा, खुद समय देना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें पॉसिबल होंगी। अगर आप फालतू चीजों में उलझे रहोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एग्जाम टाइम में आप पछताओगे। तो कुछ ही समय देना है, ये कुछ दिन आपके पास बचे हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए और कोई काम नहीं, केवल पढ़ाई। तो केवल पढ़ाई आपको करना है और यहाँ पे प्रश्नों को खुद से सॉल्व करते हुए चलना है। पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है, अगर खुद से आप कर पा रहे हैं तो पहले कर लीजिए, उत्तर कमेंट करके बताइए और फिर आप सॉल्यूशन को देखिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः यहाँ 8 बालिकाओं की दी गई है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब क्या होता है? माध्यिका मतलब हमने पिछले क्लास में परिभाषा पढ़ा था कि जो भी आंकड़े दिए हैं उन्हें क्रम से लगा दीजिए, जो बीच वाला पद होता है वह माध्यिका होता है। अब यह आपका अति लघुत्तरी का प्रश्न है। अगर लघुत्तरी का प्रश्न, अगर बहुविकल्पी का प्रश्न होता तो बहुत ही आसानी से मैंने एक चीज आपको बता दिया था। देखिए कि आप आंकड़ों को क्रम से लगा लीजिए। पहले एक बढ़ते या घटते क्रम में लगा लेते हैं, तो हम बढ़ते हुए क्रम में लगा लेते हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे हमको दिख रहा है 133, तो लिख लीजिए 133। 133 के बाद देखिए 135 हमको दिख रहा है, तो ये 135 हो गया। 135 के बाद 137 है, 138 है, ये हो जाएगा आपका 135, 137, 138। 138 के बाद देखिए क्या है, 140 है, 142 है। 140, 142, 148 और फिर इसके बाद 150 है। ये 8 बालिकाओं की लंबाइयां। ठीक, अब ये क्रम से आपने लगा लिया। माध्यिका निकालते समय पहला काम क्रम से लगाना है। दूसरा काम जो है गिनती कर लीजिए, कितनी बालिकाओं का है? 8। ये संख्या क्या है? सम है, इवन है, तो माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगेगा। अगर ऑड है तो माध्यिका के 2 फॉर्मूले होते हैं। जब संख्याएं यहीं पे अगर 7 संख्या दी रहती तो माध्यिका जो है, जो n होता है वह विषम हो जाता है और माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है। यहाँ 8 सम हो गया तो
इसका फॉर्मूला अलग लगेगा। यहाँ पे देखिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा n बटे दोवें पद का मान, वें पद का मान धन n बटे 2 धन 1। ये अंश में धन नहीं है, ये भिन्न के बाद अलग से धन है, ये ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले में ये गलती हो सकती है। वे पद का मान, और अभी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, अभी पूरे के बटे 2 आएगा, पूरे में 2 से भाग होगा। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है 8, तो 8 बटे 2वें पद का मान यानी कि 8 बटे 2 कितना आएगा 4, तो 4वें पद का मान यहाँ पे लिख लीजिए 4वें पद का मान, और धन क्या आएगा n बटे 2 फिर 4 और धन 1 5, 5वें पद का मान, और बटे में है, पूरे के बटे है 2। अब 4वें और 5वें पद का, ये देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये 5वां पद, तो अब जोड़ लीजिए 138 4वें पद का मान और 5वें पद का जो मान है 140 है बटे 2। अब जोड़ के भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 139, 139। अब 139 ये आ गया माध्यिका। अब आप देखेंगे यहाँ पे 139 तो दिया ही नहीं है, 139 दिया ही नहीं है, फिर भी माध्यिका आ रहा है। बिल्कुल 139 ही माध्यिका आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 पद दिए गए हैं, तो 3 पद इधर छोड़ दीजिए, 3 पद इधर छोड़ दीजिए, बीच में आपको 2 पद मिलेंगे। इन्हीं दोनों पद का अगर आप एवरेज लेते हैं, ठीक है, तो 139 आएगा। दोनों पदों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। ये आपका सिंपल तरीका है, आपको ये फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। और यहाँ बीच में अगर केवल एक पद मिलता तो वही माध्यिका हो जाता। ठीक, तो इस तरीके से माध्यिका को आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 54। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत लिखिए। डीएलएड 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अगर आपको 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, 3.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, OA नाम दे दीजिए। इस OA से आप इस तरीके से एक वृत्त बना लीजिए, ये वृत्त आपका बन गया। इसके बाद कोई बिंदु आप इसी वृत्त पे कोई बिंदु P ले लीजिए। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, इस P पे यहां से एक इस तरीके से त्रिज्या जो है ड्रा कर लेंगे, त्रिज्या एक ड्रॉ कर लेंगे, और इसके लंबवत, इस त्रिज्या के लंबवत आप एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये आपकी जो हो जाएगी स्पर्श रेखा हो जाएगी P बिंदु पे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी त्रिज्या, अगर किसी P बिंदु पे अगर इसको स्पर्श रेखा बनना है तो जो त्रिज्या OP है इसके लंबवत होना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु तक मिलाने वाली रेखा जो होती है वह स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है। तो इस तरीके से आसानी से आप स्पर्श रेखा P बिंदु पे खींच लोगे, यही आपसे कह रहा था। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ, इसमें अब आपको रचना नहीं लिखना है, रचना भी लिखना होगा तो आप बोल दीजिएगा पहले कि 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा और प्रकार को केंद्र पर रख करके A बिंदु से एक वृत्त बना लिया। वृत्त बनाने के बाद वृत्त पे कोई बिंदु P ले लिया और OP को मिला दिया, OP रेखा के परपेंडिकुलर एक रेखा खींच दिया, और वह रेखा जो होगी P बिंदु पे स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 55 है, 34 गुणे 35 गुणे 3 माइनस 9 गुणे 32 का मान ज्ञात कीजिए। डीएलएड 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए डीएलएड 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे पता चल पा रहा है कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था वह यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 5 गुणे 3 के घाते ऋण 9 गुणे 3 के घाते 2, इसका मान जो है आपको बताना था। ठीक है, तो ये बाद वाले पद जो थे आप देख पा रहे हो ये घात में है। ठीक है, ये आपके पॉन सीरीज में इन्होंने गलत छापा है। अब इसके बाद देखिए
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 के घात में सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, और आधार समान है तो घातें क्या है, जुड़ जाएंगी। घातों को आप जोड़ेंगे तो 4 धन 5 धन ऋण 9 धन 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए 4 और 5 9 हो जाएगा और 9 में से 9 घट जाएगा 0 और धन 2 3 के घात में बच जाएगा धन 2, यानी कि 3 का 2 बार गुणा हो जाएगा जो कि वैल्यू आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस पूरे का मान जब आ जाएगा, गुणा जब आप कर लोगे तो वैल्यू आपको क्या देखने को मिल जाएगी, 9। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये घात का प्रश्न था, इसको आप हल कर लोगे। बस इसको सुधार लीजिएगा आप प्रश्न को। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 56 है, 4/x² माइनस y² बाई 9 का गुणनखंड कीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को देखिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे x का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2/x का होल स्क्वायर माइनस y/3। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर y स्क्वायर है तो पूरे के स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये देखिए इसको 4/x² को हमने लिख दिया 2/x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। अब ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा a² माइनस b² के फॉर्म में। a की जगह देखिए है 2/x, ठीक है, और इसको लिखा कितना जा सकता है, यह एक सर्वसमीका है, a² माइनस b², एक ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस b, एक ब्रैकेट में हो जाता है a माइनस b, यानी कि इतने के जगह हम इतना लिख सकते हैं। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे a² आ रहा है, यहाँ पे 2/x आ रहा है तो 2/x धन b y/3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2/x माइनस y/3, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहां ये माइनस के रूप में था, 2 पदों के रूप में था, गुणनखंड हमको करना था, गुणनफल करना था, तो ये देखिए गुणे के रूप में हमने इसको ले आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, log 1 बेस 10 का मान बताइए। log 1 बेस 10 का मान क्या होगा, आपके इसमें पवन सीरीज में ये प्रश्न जो है वह गलत लिखा हुआ है, log 101 लिखा हुआ है, ये है log 1/10। ठीक, अब log 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए जरा। अब यहाँ बेस 10 है और यहाँ भी अगर हम 10 कर ले जाएं, ठीक है, किसी फॉर्म में 10 बना ले जाएं तो हमको log 10 बेस 10 का मान पता है 1 होता है। ठीक, अब 1 को क्या लिखा जा सकता है, अगर घात के रूप में लिखें तो हमको पता है कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 लिख दें तो उसका मान जो होता है वह 1 होता है। तो हम 10 के घात में 0 लिख देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे भी 10 चाहिए। तो देखिए 10 के घात में 0 का मान हो जाएगा कितना, 1, तो 1 की जगह हमने 10 के घाते 0 लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद ये 0 जो है यहाँ आगे गुणे के रूप में आ जाएगा, ये log 10 बेस 10 हो जाएगा, log 10 बेस 10। तो इस तरीके से इसका 0 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 गुणे 1 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका पूरे का जो मान आ जाएगा log 1/10 का मान जो होगा वह 0 होगा। ठीक है, log 1 का मान वैसे भी 0 होता है, आप लोग को पता होगा, log 1 0 होता है, log 10 1 होता है, log 100 2 होता है। तो इस तरीके से 2017 में आपका पूछा हुआ प्रश्न था ये। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 58 कह रहा है लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। जो लाभांश कंपनियां देती हैं, जिसका शेयर आप लेते हो, वह किस मूल्य पे देती हैं, जो इसका प्रारंभिक मूल्य होता है, जो इसकी नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की, उसी पे लाभांश दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 59, यदि समुच्चय A इतना है और समुच्चय B इतना हो तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पे आपको बताना है। A इंटरसेक्शन B क्या होता है, ये होता है ऐसे पद। A इंटरसेक्शन B में क्या लिखे जाते हैं, A इंटरसेक्शन B में ऐसे पदों को लिखा जाता है जो A में भी आ रहे हो, B में भी आ रहे हो। अब देखिए A का पहला पद है 2, क्या 2 B में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 को नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसका दूसरा पद A का 3 है, क्या 3 आ रहा है B में, नहीं आ रहा है, तो नहीं लिखा जाएगा। 5 को चेक करिए,
5 जो है वह बी में आ रहा है, तो 5 को हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए 7 भी नहीं आ रहा है तो 7 भी नहीं लिखा जाएगा। 9 को चेक करिए, 9 आ रहा है ए में भी बी में भी, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 11 को देखिए, 11 नहीं आ रहा है, नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद 13 को चेक करेंगे, यहाँ ए में 13 भी है, ठीक, तो यहाँ पे 13 भी आ जाएगा। इसके बाद देखिए ए के सभी पद खत्म हो गए, मतलब कि ऐसे पद खत्म हो गए जो ए और बी दोनों में हो सकते हो, ठीक है। और ये भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, 13, 17 और 21 ये भी आपको नहीं मिलेंगे ए में। वैसे भी ए के सारे पद खत्म हो चुके हैं, यानी कि ऐसे पद खत्म हो चुके हैं जिनका दोनों जगह आने का चांस था, ठीक है। तो बी के भी पदों से आप मिला सकते हैं, चाहे ए के पदों से मिला लीजिए, बात वही है। आपको ऐसे पद मिल गए 5, 9 और 13 जो दोनों जगह आ रहे हैं, तो यही हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये आपके 3 पद आपको मिल गए। तो इस तरीके से 2017 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 60 है, 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a स्क्वायर को 3a से भाग देकर भागफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 3a से यहाँ पे भाग देना है, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ हम सीधा सीधा भी भाग दे सकते हैं, यहाँ पे तो सीधा सीधा कॉमन भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a स्क्वायर बटे, भाग का मतलब क्या, बटे 3a। अब यहाँ पे 3a से भाग हो रहा है और ऊपर आप देखेंगे तो आप 3a कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि 9, 24 और 18 तीनों ही 3 से कटते हैं और a तो है ही, तो 3a अंश में कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3a यहाँ बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -8 और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 6a और ये बटे में है 3a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 3a माइनस 8 प्लस 6a। अब यहाँ देखिए मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे गड़बड़ क्या चीज है, यहाँ पे गड़बड़ है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में जो पूछा था 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो इससे पता चलता है कि क्या पूछा गया था। तो 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a क्यूब था यहाँ पे, यही मुझे गड़बड़ लग रहा था कि ये दोनों पद जो है वह समान कैसे हैं। तो ये 18a क्यूब इसको बना लीजिएगा, 18a क्यूब आप बनाओगे इसको तो ये यहाँ पे बच जाएगा 6a स्क्वायर। अब 3a तो कैंसिल हो ही जाएगा और बचेगा यहाँ पे क्या, 3a माइनस 8 प्लस 6a स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो आपने आसानी से इस तरीके से 3 लाइनों में कर लिया। आप इस तरीके से भी भाग दे करके, जैसे नॉर्मली हम भाग देते हैं 3a से भाग दे करके भी 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a स्क्वायर, 18a क्यूब, इस तरीके से भी आप भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो चाहे जिस तरीके से कर दीजिए, एग्जाम में दोनों ही तरीका सही होगा। आपको भागफल बताना था तो भागफल आप बता ही दोगे, लास्ट में भागफल ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या 61 है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण OBC 40 अंश है, कोण OBC ये वाला कोण 40 अंश है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। BAC यानी कि ये वाला कोण, इसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका मान निकालने के लिए किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको देखिए। एक वृत्त में आपको ये एक बड़ा त्रिभुज बनते दिख रहा है, एक छोटा त्रिभुज बनते दिख रहा है और इस कोण का मान आपको निकालना है, जबकि इसका दिया गया है। तो इसको ध्यान करिए, प्रमेय को ध्यान करिए कि वृत्त में हमने क्या क्या पढ़ा है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एक प्रमेय आपको याद आएगा कि अगर केंद्र पे बना कोण हमको ये वाला कोण मालूम चल जाए तो ये वाला कोण जो होता है परिधि पे बना कोण आधा होता है, ठीक। तो अब ये वाला कोण कैसे निकालेंगे,
ये वाला कोण हम इस त्रिभुज की मदद से निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज के मदद से कैसे निकाल सकते हैं? त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज में जो देखिए OB, अगर इस त्रिभुज में देखें, अब देखिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में अगर आप देखते हैं तो जो भुजा OB है वह बराबर है OC के, क्योंकि ये दोनों ही क्या है? त्रिज्याएं हैं। ठीक है, दोनों ही त्रिज्याएं हैं। तो इस तरीके से कोण OBC, कोण OCB जो हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा कोण OBC के। कोण OBC के यानी कि कोण OCB जो हो जाएगा वह कितना अंश हो जाएगा? 40 अंश। ये भी कोण 40 अंश का हो गया। तो आप यहीं पे फिर आगे लिखिए कि ये जो कोण होगा, कोण BOC, यह होगा 180 अंश माइनस इन दोनों कोणों का योग 80 अंश, यानी कि यह जो कोण हो जाएगा वह 100 अंश का हो जाएगा। ये केंद्र पे बना जो कोण है वह आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। दो कोणों का आपको मान पता था, तीसरे का आपने निकाल लिया 100 अंश। अब इसके बाद आपको पता है कि किसी भी जीवा के द्वारा, ये जो BC जीवा है इसके द्वारा जो केंद्र पे बना कोण होता है वह इसके परिधि पे बने कोण के दुगुना होता है। ठीक है, या इसी का उल्टा कहिए तो परिधि पे बना कोण जो होता है वह आधा होता है। कोण BAC जो होगा वह हाफ ऑफ कोण BOC होगा। ठीक है, ये नियम है। क्यों? क्योंकि जो केंद्र पे बना, जो परिधि पे बना कोण होता है वह केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 100 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 50 अंश। इस कोण का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 50 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। एक तो ये जो वृत्त की प्रॉपर्टी लगी और एक ये जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, आमने सामने के जो इस भुजा के सामने ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने वाला कोण ये है, इसके सामने वाला कोण ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दो महत्वपूर्ण चीजें आप समझ गए हैं, उसका प्रैक्टिकल समझ गए हैं। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए, यही सब पे आधारित प्रश्न बनेंगे, आपको खुद से सोच के सॉल्व करना होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 62 है, 2 घंटे 15 मिनट और 45 मिनट में अनुपात बताइए। तो 2 घंटे 15 मिनट में और अनुपात किसके बताना है? 45 मिनट में। ठीक है, 45 मिनट में। तो देखिए पहले तो सबसे पहले अनुपात जो होता है वह समान राशियों में लिया जाता है। तो 2 घंटे को आप पहले मिनट में बदल दीजिए, 2 घंटे 15 मिनट को। तो 2 घंटा हो गया आपका 120 मिनट और धन 15 मिनट। ये कितना हो जाएगा टोटल? ये टोटल आपका हो जाएगा 135 मिनट और ये है आपका 45 मिनट। अब अनुपात ले लीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है? पहले बटा, तो 135 में भाग हो जाएगा 45 का। 45 तिया 135, तो काट दीजिए 3 और 1, ये हो जाएगा 3/1, जिसे लिख सकते हैं 3:1 का अनुपात होगा। 3:1 का अनुपात होगा। ये भी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 63 है, यदि 53 लिखा है, ये होगा 5 के घाते 3, 5 के घाते 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगुणक रूप ज्ञात कीजिए। अगर कहीं पे लिखा है 5 के घाते 3 बराबर 125, तो इसका लघुगुणक रूप क्या हो जाएगा? देखिए लघुगुणक में क्या होता है, इसका लॉग हम लोग लेते हैं, जो बराबर के उधर लिखा रहता है उसी का लॉग हम लोग लेते हैं। तो लॉग 125 लेंगे हम, और यहाँ जो आधार में है वही आधार में होता है, और बराबर ये जो घात में होता है वो होता है। तो लॉग 125 बेस 5 का मान कितना हो जाएगा? 3। यही जो हो जाएगा, यही आपका लघुगुणक रूप हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेखांकित चेक और बियरर चेक दोनों मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए। रेखांकित चेक, जब रेखांकित चेक के बाएं किनारे की तरफ 2 तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं तथा रेखाएं
के बीच अकाउंट पेई शब्द लिख दिया जाता है तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। तो जिसकी राशि जो है वह धारित के खाते में ही जाती है। ठीक, अब रेखांकित चेक क्या होता है, ये आपका इस तरीके से चेक होता है। अगर यहाँ पे लाइन खींच दी गई, और लाइन ही केवल खींच दीजिए, और नियमता तो यहाँ पे अकाउंट लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने अकाउंट लिख दिया या A/C लिख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये जो जिसके नाम चेक काटा गया है, जितना पैसा काटा गया है, यहाँ साइन किया गया है, तो ये जो अमाउंट है, यह जो धारक है वह उसके खाते में ही जाएगा जिसके नाम पे चेक कटा है। और बियरर चेक में क्या होता है, बियरर चेक में इस चेक को किसी भी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वह व्यक्ति बैंक से जाकर के खाते से पैसे निकाल लाता है, मतलब उस चेक को भजा लेता है, उस चेक के बदले में कैश जो है वह ले लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है रेखांकित चेक और बियरर चेक में अंतर। रेखांकित चेक में जिसके नाम पे है उसके खाते में ही पैसे डाले जाएंगे। बियरर चेक में कोई भी जाएगा, किसी भी व्यक्ति, वह जाकर के बैंक से चेक देगा बैंक को और बैंक उसका पैसा दे देगा। ये अंतर मुख्यतः आप समझ गए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 65 है, यदि 8x x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 8:x समानुपाते x अनुपाते 18, ये आपका होता है, इसका मान आपको निकालना है। अगर ये समानुपात में है तो x का मान आपको निकालना है। अगर समानुपात में है तो इस तरीके से लिखे जाएंगे 8:x समानुपाते x अनुपाते 18। और इस तरीके से लिखने के बाद आप समझिए कि अगर इस तरीके से चार राशियां समानुपात में है तो इनके जो मध्य पदों का गुणा होता है वह बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है, यानी कि x गुणे x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 18 बाह्य पदों के। ठीक, अब x गुणे x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर, और 8 का गुणा 18 में हो जाएगा तो 18 अट्ठे 8 अट्ठाईस 64 के 4 और 8 के 9 8 और 6 14 144, 18 अट्ठे 144। अब ये क्या हो जाएगा, x का अंडर रूट ले लीजिए 144 और ये हो जाएगा आपका 12। x की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 12, यानी कि x का मान अगर यहाँ पे 12 हो जाए तो ये चारों राशियां जो हो जाएंगी समानुपात में हो जाएंगी, यानी कि ये कितना लिखाएंगी 8:12 समानुपाते 12:18। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अनुपात बराबर होगा, 8/12 आप लिखिए या फिर आप लिखिए 12/18, दोनों को ही आप देखेंगे। 4 से काटिए तो 2/3 और 6 से काटिए तो यहाँ पे 2/3, दोनों ही अनुपात वही है। ठीक है, इसी जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि ये समानुपात में हैं, तो वही चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 66 है, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। ये तो अभी प्रश्न हमने किया ही था कि कोई भी वृत्त है उस पे दिया गया बिंदु कोई P है तो उसके केंद्र से P बिंदु को मिला देंगे और इसके लंबवत रेखा खींच देंगे। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, तो यही जो हो जाएगी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक, 2018 में भी पूछा था, बहुत ही सरल और आसानी से कर सकते हैं आप प्रश्न। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 67 है, यहाँ पे 67 है, समुच्चय A और B इतना है तो A माइनस B जो है वह आप ज्ञात कीजिए। A माइनस B आपको ज्ञात करना है। A कितना है, A माइनस B जब आपको ज्ञात करना है तो A माइनस B भी एक समुच्चय आएगा और उसमें कौन से पद होंगे, उसमें वो पद होंगे जो A में जो पद हैं उन पदों में से ऐसे पद घटा दिए जाएं जो B में आ रहे हों। ठीक है, A में से ऐसे पद घटा दिए जाएं जो B में आ रहे हों, तो A में क्या आ रहा है 2, 3 और 5 आ रहा है। अब इसमें से ऐसे पद निकाल दीजिए जो B में आ रहे हों, तो B में क्या आ रहा है 5, 7 और 3, यानी कि 3 और 5 जो है वह B में आ रहा है A के पदों में से। तो अब ये निकल जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे
केवल 2। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का मतलब आप समझ गए कि a के सभी पदों में से a में जितने पद हैं उसमें से आप ऐसे पद निकाल दीजिए जो b में आ रहे हो, तो बचेगा केवल क्या 2। ठीक है, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन में आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, ऋण 12/7 ब्रैकेट है ऋण 12/7 गुणे ऋण 14/27 माइनस ऋण 8/45 गुणे 9/16। अब यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। ऋण 12/7 गुणे ऋण 14/27 माइनस ऋण 8/45 गुणे 9/16। अब देखिए जो ब्रैकेट में है उनको पहले आप सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करके ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चाहें तो 7 से 14 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे 3 से अगर काटते हैं तो 3 9 27 और 3 चौक 12। अब देखिए ऋण 4 का गुणा ऋण 2 में होगा, तो ये हो जाएगा धन 4 गुणे 2, या सीधे सीधे 8 ही लिख दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये बच गया 9 हर में, यहाँ पे 1 आएगा तो 1 गुणे 9 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए माइनस, अब यहाँ पे क्या है 8 दूनी 16, 2 बार में, यहाँ पे ऋण 1 बचेगा और यहाँ पे 2। ठीक, और 9 5 45, 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए अंश में ऋण 1 बचा है, तो ऋण 1 गुणे ऋण ये धन हो जाएगा 1 बटे, अब क्या 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। अब ये देखिए अब हर समान कर लीजिए, हर समान करेंगे तो 9 और 10 का एलसीएम 90 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 10 नहीं था तो 10 से गुणा हो जाएगा 8 में, और यहाँ पे 9 से गुणा हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 89/90। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से इसको सरलतम रूप जो हो जाएगा 89/90। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69 है, यदि 9 x 12 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 9 अनुपाते x समानुपाते 12 अनुपाते 16 ये है। तो अगर ये समानुपात में है तो x का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मध्य पदों का जो गुणा होगा वह बाह्य पदों के गुणा के बराबर हो जाएगा, यानी कि x गुणे 12 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 16, और x बराबर लिख सकते हैं 9 गुणे 16 बटे 12। ऊपर नीचे 4 से काटिए, 3 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया 4 से, फिर 3 से काटेंगे ऊपर नीचे, तो ये 3 एकम 3, ये 3 तिहाई 9, फिर गुणा कर लीजिए 3 चौक को 12। तो ये आ गया x आपका 12। x की जो वैल्यू आ गई 12 आ गई, यानी कि 9/12 बराबर होगा आपका 12/16 के, 12/16 के। यही अब 3/4 हो जाएगा, ये भी 3/4 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, ये दोनों समानुपात में होंगे। ये चेक करने का तरीका है, ये आप खुद के क्रॉस चेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समानुपात का मतलब हो जाता है समान अनुपात, तो 9/12 जो होगा वह बराबर होगा 12/16 के। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे दोनों को ही अगर सरल अनुपात में बनाया जाए तो 3/4 आ रहा है। ठीक है, ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 70 है, x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो x² + 3x - 10, अब इसमें क्या करते हैं, गुणनखंड में हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं। बीच वाला पद हमारा, अब देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, x² का गुणांक, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू जो है -10 है। अब यहाँ पे जो a इंटू c है, a का गुणा c में करेंगे तो -10 आ जाएगा, 1 का गुणा -10 में होगा। और b 3 है, अब इस 3 को हमको 2 पार्ट में इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करें तो -10 आ जाए और जोड़े तो 3 आ जाए। तो इसको माइनस में लाना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5 और -2 में टूट जाएगा। गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाएगा x² + 5x - 2x - 10। देखिए 3x को हमने 5x - 2x लिख दिया,
इससे क्या हो जाएगा, ये जो 3 पद थे हमारे 4 पद में बदल गए। अब 2-2 पद का जोड़ा बना करके हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमको चीजें कॉमन मिल जाएंगी और गुणनखंड हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया x कॉमन ले लीजिए तो ये x धन 5 बच जाएगा। यहाँ पे -2 कॉमन ले लीजिए तो x धन 5 बच जाएगा। दोनों जगह x धन 5 है तो x धन 5 दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से x धन 5 निकला, यहाँ से x धन 5 निकला, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ पे बचा -2, तो दूसरे ब्रैकेट में x -2, यानी कि ये गुणनखंड हो जाएगा x धन 5 गुणे x -2। तो इस तरीके से ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल आसान है, गुणनखंड से आसान आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो गुणनखंड के, तो आप देखते ही बता दोगे कि इसका गुणनखंड होगा क्या। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पद जो जोड़ घटाने के रूप में लिखे थे यहाँ पे गुणे के रूप में आ गए, यही आपका गुणनखंड हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71 है, 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। दीवार का आयतन, दीवार आपकी कैसी होती है, घन के आकार की होती है। तो दीवार का आयतन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो लंबाई है वह 6 मीटर है और जो ऊंचाई है वह 2.5 मीटर है, 2.5 है, 2.5 मीटर। और इसके बाद आपका जो मोटाई है, ठीक है, या चौड़ाई कह सकते हैं या मोटाई कह दीजिए, ठीक है, मोटाई जो है वह 15 सेंटीमीटर है। तो इसको भी मीटर में बदल देते हैं क्योंकि बाकी दोनों चीजें मीटर में है। तो 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.15 मीटर। अब इसके बाद आयतन वॉल्यूम निकालेंगे, तो तीनों का गुणा हो जाएगा सिंपली, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 6 गुणे 0.15 गुणे 2.5, ये गुणा कर लीजिए। तो 6 का गुणा होगा 0.15 में, या 15 छक कितना हो जाएगा 90, तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.9 ये हो जाएगा। 6 का गुणा 0.15 में करेंगे तो 0.9 हमको मिल गया, फिर गुणे 2.5। अब 2.5 का गुणा कर लीजिए, तो ये देखिए आपका ये कितना हो जाएगा, 25 का गुणा 9 में होगा तो ये हो जाएगा 225, और 2 स्थान पे आपका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, 0.9 में गुणा किया है हमने 25 का, 9 का गुणा 25 में करेंगे तो 2 स्थान पे ये दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.25 मीटर क्यूब या घन मीटर लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.25 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आसानी से बस आपको आयतन निकालना था, फॉर्मूला बेस्ड है, आसानी से आप इसको कर लोगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 72। देखिए 9 सही 4/5 में किस संख्या का गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। 9 सही 4/5 में मान लेते हैं x का गुणा किया जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा वह 42 हो जाएगा। अब देखिए 5 9 45 और 4 49/5 गुणे x बराबर हो गया है 42 के। फिर x बराबर लिख सकते हैं, इस 5 को उधर भेजेंगे तो 42 में 5 का गुणा हो जाएगा, फिर 49 को इधर भेजेंगे तो इधर भाग हो जाएगा। अब देखिए 7 7 49, 7 6 42 और 6 5 30, 30/7 वैल्यू जो आ गई 30/7 आ गई। इसी को चाहे तो लिख सकते हैं 4 सही 2/7, क्योंकि 7 चौक 28 और 2 30/7। ठीक है, तो 9 सही 4/5 में 4 सही 2/7 का अगर गुणा कर देंगे तो गुणनफल जो हो जाएगा वह 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 73 है, 4x² + 12xy में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न हमने पहले भी किया था। तो देखिए पूर्ण वर्ग ये बन जाए, तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या चाहिए होता है, होल स्क्वायर, जैसे a + b का होल स्क्वायर चाहिए, इस रूप में हमको बनाना है।
ठीक, अब इस रूप में हमको बनाना है। तो यहाँ तो अब इसको अगर हम लोग खोलते हैं तो ये सर्वसमीका बराबर होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, ये होता है। तो अब हमको दो ही पद दिख रहे हैं जबकि तीन पद होने चाहिए। तो वही कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या जोड़ा जाए यह हम देख लेते हैं। देखिए 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर है तो ये पूरा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको क्या 12xy, अब यहाँ पे देखिए y का पद आ रहा है, ठीक है, और ये x का पद है। अब इसको देखिए इसी फॉर्म में बनाइए 2ab के, तो 2 गुणे, अब बचा क्या, यहाँ पे 6 बच गया 2 गुणे। तो अब 12 में देखिए 2 का भाग कर दीजिए तो बचा क्या, 6 बचा। अब इस 6 में हमको 2x खोजना है, ठीक है, a की जगह आ जाएगा आपका 2x और फिर बचा क्या 3, तो 3 और y, तो 12xy को हमने कितना लिख दिया है, इसी के फॉर्म में लिख दिया 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू जो बच गई वह 3y बच गई। तो यहाँ पे b देखिए अलग झलक रहा है। अगर इससे कंपेयर करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab से, तो यहाँ पे हमारा a है 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आया 2x और b कितना है 3y, b की वैल्यू 3y हो गई। तो यहाँ पे अगर हम b का स्क्वायर जोड़ दें तो हमको क्या है, हमको यह पूर्ण वर्ग मिल जाएगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो हमको क्या जोड़ना पड़ा, हमको जोड़ना पड़ा 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर हमको जोड़ना पड़ा। 3y स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा या 9y स्क्वायर, ये हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक आप समझ गए प्रश्न संख्या 73 तक। उम्मीद है कि यह क्लास जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए तो आप यस लिख करके कमेंट कर दीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर आप कमेंट करके लिख दीजिए, और डाउट वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको अलग से एक वीडियो में मैं आपके लिए उसको क्लास ले लूंगा। सबको एक ही क्लास में जितने भी कमेंट्स मुझे मिलेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब यह क्लास आपको पसंद आ गई है, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक यह क्लास जो है वह पहुंच जाए। और इसी तरीके से आप बने रहिए, सभी क्लासेस को देखते रहिए। इस तरीके से देखिए बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जा रही है, तो इस तैयारी को बनाए रखिए। समय निकाल के इसी तरीके से बैठ के पढ़ते रहिए, बैठने की आदत डालिए, आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहेगी। ठीक है, और कुछ नहीं, आपको क्लासेस को देखते रहना है और खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैथ को डेली आपको टाइम देना है, प्रैक्टिस करना है, और आगे जो बचे हुए प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लेंगे। आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद बचेंगे आपके बस लघु उत्तरीय प्रश्न। राजन सीरीज मैंने डिस्कस कर ही दिया है, राजन सीरीज भी आप पूरा देख डालिए, पवन सीरीज भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। ठीक है, और मास्टर क्लास भी देख लीजिए। इतनी तैयारी अगर आप कर लेते हैं, इतना प्रैक्टिस, और मॉडल पेपर्स भी मैंने कराए हैं वो भी देख लीजिए, और कुछ मॉडल पेपर्स मैं आपको और करा भी दूंगा। ठीक है, तो जो भी आपके जो भी विचार है मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए, सभी विषयों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पढ़िए, तैयारी को बेहतर बनाइए। कहीं कोई दिक्कत आए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके पूछिए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो ऐप से जरूर पढ़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।